स्टूडेंट, आपका आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं एक बार फिर राहुल कुमार पांडे क्लास 4 का 7वां चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है जंतुओं का वर्गीकरण एवं अनुकूलन। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसमें विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन जंतुओं को एक सीरियल वाइज एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया और उन्होंने उनको विभिन्न प्रकार के नाम दिए, जैसी उनकी अवस्थाएं थीं, जैसी उनका रहन सहन था, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, जंतुओं को वर्गीकृत किया। उन्होंने जंतुओं को निम्न भागों में वर्गीकृत किया। नंबर 1 स्थलीय, नंबर 2 वृक्षीय, नंबर 3 जलीय, नंबर 4 उभयचर, नंबर 5 नभचर। इस प्रकार से देखते हैं कि जंतु को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: स्थलीय, वृक्षीय, जलीय, उभयचर और नभचर। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि अनुकूलन क्या है। जैसे हमने वर्गीकरण देख लिया कि हमने जंतुओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया: स्थलीय, वृक्षीय, जलीय, उभयचर और नभचर। अब एक चीज यहाँ पर और देखेंगे, अनुकूलन क्या है। अनुकूलन को हम लोग इंग्लिश में एडाप्टेशन कहते हैं। तो अनुकूलन का मतलब होता है किसी प्राणी के द्वारा अपने शरीर को वातावरण के अनुसार बदलना ही अनुकूलन कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, किसी प्राणी के द्वारा वातावरण के अनुसार अपने शरीर को बदलना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के दिनों में जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है, वह अपने शरीर को एक कुंडली के रूप में, एक गोलाकार रूप में व्यवस्थित कर लेता है ताकि उसे ठंडक ना लगे। गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जो डॉग सोता है वो पूरा एकदम फ्लैट होकर सोता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ठंडी आती है तो उसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब कुंडली मारता है तो उसके शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने पाती, जिसके कारण उसका शरीर गर्म रहता है। तो कोई भी प्राणी हो, वह वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को ढालता है, बदलता है। यही प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अब देखेंगे स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु के विषय में हम लोग देखेंगे कि स्थलीय जंतु, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने पैरों की सहायता से जमीन पर चलते हैं, जैसे मनुष्य इत्यादि हो गया। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके पास पैर नहीं होता है, वह क्या करते हैं, जमीन पर रेंग कर चलते हैं, जिसे हम सरीसृप भी कहते हैं। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जंतु, जैसे सांप है, केचुआ है इत्यादि, ये सब रेंग कर चलने वाले जंतु होते हैं। एक बात और देखेंगे, स्थलीय जंतु को, स्थलीय जंतु क्या होते हैं? स्थलीय जंतु वे जंतु हैं जो स्थलों पे चलते हैं, आपकी इस पृथ्वी पे नॉर्मल सतह पे चलते हैं, वह स्थलीय जंतु कहलाते हैं। तो स्थलीय जंतु, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पैरों की सहायता से चलते हैं, जिनमें पैर इत्यादि पाए जाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब स्थलीय जंतुओं में आते हैं जो पैर की सहायता से गमन करते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जो जैसे सांप हो गया, केचुआ हो गया, इन सब में पैर नहीं पाए जाते। स्थलीय जंतुओं में दूसरी कैटेगरी अगर हम लोग देखें तो दूसरी कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठंडे स्थल पर पाए जाते हैं। ठंडे स्थल पर पाए जाने के लिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुकूलन हेतु व्यवस्थाएं होती हैं। जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतु होते हैं, उनकी खाल मोटी होती है, जिसमें चर्बी की मात्रा अधिक होती है, और खाल के ऊपर बाल भी पाए जाते हैं जो कि उसके शरीर को गर्म किए रहते हैं। तो ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जंतुओं में जैसे आपका है ध्रुवी भालू। ध्रुवी भालू जो होता है वह सफेद रंग का होता है, और उसका जो कह सकते हैं जो खोल होती है, शरीर के ऊपर जो कवच पाया जाता है, उसके ऊपर घने बाल पाए जाते हैं, और स्किन के नीचे चर्बी का मोटा स्तर होता है जो कि उसे ठंडक से बचाता है। तीसरे देखते हैं, कुछ जंतु ऐसे स्थलीय होते हैं जो बिलों में रहते हैं। बिलों में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनके पंजे मजबूत होते हैं, और उनके पंजे में स्थित नाखून भी मजबूत होते हैं, जिसके द्वारा वो जमीन को खोदकर, स्थल को खोदकर
एक बिल बनाकर उसी में वो निवास करते हैं। जैसे चूहा है, खरगोश है, ये सब ऐसे जीव होते हैं जो स्थल में बिल बनाकर रहते हैं। जैसे चूहा है और आपका खरगोश है। उसके बाद कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मरुस्थल पे रहते हैं। मरुस्थल का मतलब जहाँ पे रेत ही रेत पाया जाता है, जैसे आप राजस्थान को देख सकते हो, तो वहाँ पर भी जो जंतु रहते हैं उनमें भी वहाँ उस प्रदेश में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग इत्यादि पाए जाते हैं जो उस वातावरण में रहने के लिए उनको अनुकूलित करते हैं। जैसे एक मरुस्थलीय जंतु का नाम अगर देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऊंट। ऊंट जो होता है वह एक प्रकार का मरुस्थलीय जंतु है। ऊंट काफी लंबा होता है, उसके जबड़े काफी मजबूत होते हैं और उसके पैर गद्दीदार होते हैं जो कि उसे रेत या मरुस्थल में चलने में सहायता करते हैं। उसके शरीर में स्थित कुबड़ होता है जिसमें वो भोजन को वसा के रूप में संचित करता है और वो बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। उसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वह कांटेदार झाड़ियों को आराम से खा सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। एक इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थलीय जंतु जो होते हैं स्थल पे रहते हैं, वहां पर रहने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसके कारण वो अपने अलग अलग स्थलों में सफल रहते हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं में मोटी खाल का पाया जाना, खाल के नीचे चर्बी का होना और ऊपर घने बालों का होना, जैसे ध्रुवी बालू इत्यादि हैं जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बिलों में रहते हैं, जैसे चूहा इत्यादि है जिनके पंजे मजबूत होते हैं, जिनके नाखून मजबूत होते हैं, जो बिल बनाकर स्थल के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो मरुस्थलीय होते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं जहाँ पे रेत ही रेत होती है। जैसे ऊंट होता है, उसका शरीर लंबा होता है, उसका पैर गद्दीदार होता है, उसके शरीर में कुबड़ होती है, जबड़े मजबूत होते हैं जिसके कारण वह स्थल में एकदम आराम से रह सकता है और वृद्धि और विकास कर सकता है। तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं वृक्षीय जंतु पे। वृक्षीय जंतु जो होते हैं वे उनका पंजा मजबूत होता है, उनके नाखून मजबूत होते हैं जिसके कारण वह शाखाओं पे आसानी से चल सकते हैं, तनों पर दौड़ सकते हैं, उतर सकते हैं और इनमें संतुलन बनाने हेतु एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है। एक बार फिर देखेंगे वृक्षीय जंतुओं में। वृक्षीय जंतु जो होते हैं उनके पंजे मजबूत होंगे, नाखून नुकीले होंगे, मजबूत होंगे जिसके द्वारा पेड़ों पे चढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, जो वृक्षीय जंतु होते हैं उनमें अद्भुत क्षमता पाई जाती है अपना संतुलन बनाने के लिए, जिसके कारण वृक्षों पर आराम से आसानी से रह सकते हैं। जैसे बंदर है, बंदर एक प्रकार का वृक्षीय जंतु है जिसके पंजे मजबूत हैं, जिसके नाखून नुकीले हैं और वह आराम से शाखाओं पे चल सकता है, दौड़ सकता है और अपनी सारी क्रियाओं को कर सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जलीय जंतु पर। जलीय जंतु जो होते हैं वह जल में निवास करते हैं। उनमें जल में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो कि उनको जल में रहने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के अंग, जैसे अगर हम एक मछली को देखें तो मछली की जो पूंछ होती है वह पतवारनुमा होती है जो उनको तैरने में सहायता करती है। मछली के शरीर पर सल्क पाई जाती है जो जल रोधी होती है, जो उनके शरीर को सड़ने से बचाती है। इसके अतिरिक्त मछलियां जो होती हैं वो अपने गलफड़ों की सहायता से श्वसन करती हैं। लेकिन बहुत प्रकार के ऐसे जलीय जीव भी होते हैं जिनमें पंजों के बीच में एक झालरदार स्किन की बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा पतवार की तरह कार्य करते हैं और पानी को पीछे की ओर धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप मेढक देख सकते हो, मेढक जो होता है वह भी एक प्रकार का जलीय जंतु है। उसके पंजों के बीच में एक स्किन जैसी झालरनुमा संरचना पाई जाती है जो पतवार का काम करती है। तो कुछ जलीय जंतु ऐसे होते हैं जो गलफड़ों से श्वसन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो त्वचा से श्वसन करते हैं, जैसे मेढक इत्यादि जो हैं वो त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं उभयचर जंतु। उभयचर जंतु वे जंतु होते हैं जो आपके स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। जैसे मेढक है तो मेढक में बहुत से अंग ऐसे पाए जाते हैं
जो उसको उभयचर बनने में उसको अनुकूलन प्रदान करते हैं। जैसे यदि मेढक जल में है तो उसके पंजों में स्थित झालरनुमा स्किन की बनी हुई संरचना एक पतवार की तरह कार्य करती है, जिसके द्वारा वह आसानी से जल में तैर सकते हैं और वह अपनी स्किन के द्वारा श्वसन कर सकते हैं जल में रहकर। इसके अतिरिक्त अगर वो स्थल पर आते हैं तो स्थल में वो अपने फेफड़ों इत्यादि के द्वारा भी श्वसन करते हैं। तो इस प्रकार से जो उभयचर जंतु होते हैं वह स्थल और जल दोनों में रहते हैं। यही इनकी प्रायिकता है, यही इनकी विशेषताएं। अगले पॉइंट पर आते हैं नवचर जंतुओं पर। नवचर जो जंतु होते हैं जैसे पक्षी इत्यादि, आपने देखा होगा कि पक्षी इत्यादि जो होते हैं अधिकतम समय अपना वो आकाश में यानी नभ में बिताते हैं। अब नभ में रहने के लिए उनमें विशेष प्रकार की उनके शरीरों में युक्तियां पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं जो उनको नभ में रहने के लिए अनुकूलित करती हैं। जैसे उनकी पूंछ का पाया जाना, पक्षियों में जो पूंछ पाई जाती है उसके द्वारा वो अपनी दिशाओं को बदल सकते हैं। उनकी पूंछ उनकी दिशा को बदलने में सहायता करती है। उनके जो पंख पाए जाते हैं वो पंख के द्वारा काफी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। उनकी हड्डियां खोखली पाई जाती हैं जिसके कारण उनका शरीर हल्का होता है और वह काफी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कठोर चोंचें पाई जाती हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को आसानी से खा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भोजन के लिए अनुकूलन। विभिन्न प्रकार के प्राणियों में भोजन के लिए अनुकूलन हेतु विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे शाकाहारी जंतु। जो शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी जंतुओं में आते हैं। भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब शाकाहारी जंतुओं में आते हैं जो कि अपना भोजन घास, पेड़ पौधों इत्यादि से प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि इनके जो पैर होते हैं काफी मजबूत होते हैं, इनके दांत जो होते हैं वो भी काफी मजबूत होते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की पत्तियों, घासों को तथा पेड़ पौधों को आसानी से खा सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु जो होते हैं वे अपना भोजन मांस के रूप में करते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब मांसाहारी जंतुओं में आते हैं। तो मांसाहारी जंतुओं में कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण को मांसाहारी जंतु कहते हैं। इनके पंजे काफी मजबूत होते हैं, पैर काफी सुदृढ़ होते हैं, इनके शरीर में दौड़ने हेतु एक विशेष क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा ये तेजी से दौड़ सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। मांसाहारी जीवों में पाए जाने वाला जो दांत होता है वह नुकीला होता है, मुड़ा हुआ होता है, जिसे हम कैनाइन्स टीथ भी कहते हैं। कैनाइन्स टीथ के द्वारा ये अपने शिकार को फाड़ सकते हैं, उसको आसानी से खा सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे मांसाहारी जंतुओं को कि मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनका शरीर सुदृढ़ होता है, पैर मजबूत होते हैं, पंजे मजबूत होते हैं, दौड़ने की असीम क्षमता इनमें पाई जाती है और इनमें पाया जाने वाला दांत जो होता है नुकीला होता है, बुरा होता है, जिसे कैनाइन्स दांत भी कहते हैं। इसी द्वारा ये अपने शिकार को फाड़ते हैं और आसानी से उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सर्वाहारी जंतुओं में देखा जाए तो सर्वाहारी जंतु उसे कहते हैं जो अपना भोजन साग सब्जियों से भी प्राप्त करें और जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का भी भक्षण करें, उसे हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये भी खाता है और टाइम आने पर मीट, मांस, मछली इसका भी सेवन करता है। जैसे इस समय आप कोविड-19 का शिकार देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि चीन वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का भक्षण करते थे। तो सर्वाहारी जीव जो होते हैं वो साग सब्जी पर भी निर्भर रहते हैं, शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांस इत्यादि का भी सेवन करते हैं। और सर्वाहारी में जैसे हो गया आपका मनुष्य है, मनुष्य सर्वाहारी है, कुत्ता है, ये भी सर्वाहारी में आता है। उसके बाद कौवा है, ये भी सर्वाहारी में आ जाता है। क्योंकि कौवा जो आप लोग देखते हैं
वो मांस इत्यादि का भी सेवन करता है और रोटी वोटी भी आपकी लेकर भाग जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौवा जो है एक प्रकार का सर्वाहारी जीव है, ठीक है। उसके बाद परजीवी जंतु। परजीवी जंतु वे होते हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं, वहां पर अपना स्थान बनाते हैं और उसके रक्त को चूसकर तथा उसके विभिन्न प्रकार के शरीर के रस इत्यादि को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे जंतुओं को हम परजीवी जंतु भी कहते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो अपना जीवन जीने के लिए किसी पराये जंतु पर निर्भर हो, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। ये परजीवी जंतु अन्य जीवों के शरीर में अपना स्थान बनाते हैं, अपना घर बना लेते हैं तथा उसके ब्लड इत्यादि को चूसकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आप लोगों ने खटमल देखा होगा, खटमल जो होता है ये भी एक प्रकार का परजीवी जंतु है जो हमारे ब्लड इत्यादि पढ़कर हमारे रक्त इत्यादि का शक करता है, चूसता है उसको। मच्छर हो गया ये भी है, जू हो गए ये भी है, ये सब परजीवी जंतु कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जंतुओं में सुरक्षा के लिए अनुकूलन। विभिन्न प्रकार के जंतु जो होते हैं वह सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा वह अन्य जीवों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे रंग, आपने गिरगिट देखा होगा, कहावत भी सुना होगा कि आदमी जो होता है गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है, यानी जैसा समय आता है उसी हिसाब से वह आदमी ढल जाता है। तो आप देखेंगे जो गिरगिट होता है वह जहां पर भी रहेगा, अगर हरी घास में है तो अपना रंग हरा कर लेता है, अगर फ्लावर में है तो उस कलर का हो जाता है। अर्थात वो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपनी त्वचा का रंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन में बदलता रहता है। तो रंग के द्वारा मतलब रंग बदलकर अपनी सुरक्षा करने वाले जंतुओं में जैसे गिरगिट है और तिलचट्टा अपना रंग बदलकर अपनी सुरक्षा अपने शत्रुओं से करते हैं। दूसरी चीज होती है आकार। आकार में अगर देखा जाए तितलियां हैं जो फ्लावर बैठती हैं तो अपने पंखों को फैला लेती हैं, तो उनके पंखों का रंग और फ्लावर का रंग लगभग समान हो जाता है, जिसके कारण हमको तितलियां दिखलाई नहीं देती हैं और अन्य जीवों को भी तितलियां नहीं दिखलाई देती हैं, जिसके द्वारा तितलियां जो होती हैं अपने शत्रुओं से अपना बचाव कर लेती हैं। गति की बात करें तो गति जैसे खरगोश है, हिरण है, इसके ऊपर तमाम प्रकार के जानवर अटैक करते हैं, जैसे बाघ है, शेर है, चीता है, तो ये सब दौड़ लगाकर अपनी सुरक्षा बाघ, चीता, शेर इत्यादि से करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि जंतुओं में सुरक्षा के लिए तमाम अनुकूलन हेतु उपाय पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंग पाए जाते हैं। जैसे रंग बदल कर गिरगिट अपनी सुरक्षा करता है, आकार बदल कर तितली अपनी सुरक्षा करती है और गति के द्वारा खरगोश व हिरण ये जानवर अपनी सुरक्षा करते हैं। और इसी के साथ यह आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद भैया।